अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आचार्य जी 100 रुपये देना, तो आप मुझे वो एक नोट देंगे नीला से कलर का 100 रुपये का नोट। अब उसके ऊपर लिखा हुआ वो तो 100 रुपये नहीं है, वो तो 100 रुपये का नोट है, प्रोमिसरी नोट। तो जब सरकार से हमने ये पूछा कि आपका जो ये प्रोमिसरी नोट है ये किसके एवज में आपने हमको दिया है, इस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो इसकी रिसर्च में जब हम पहले गए तो 1968 से पहले का एक नोट हमारे हाथ में लगा 10 रुपए का, हमारे पास वो मोबाइल में है, मैं आपको दिखाऊंगा। उस नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10, उसमें 10 रुपए का नोट था, वो ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। यानी जहां से भी ये पैसे इश्यू होते हैं वहां से आप कभी भी जब आपका मन चाहे तब आप ले सकते हो, धारक के मांगे जाने पर। अब उन्होंने 1968 में ये काट दिया, एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू काट दिया और ये ऑन डिमांड काट दिया, और प्रोमिसरी नोट को ऐसे रख दिया मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता। तो उससे पूछा गया कि ये 100 रुपये क्या हैं। तो जब वहाँ से जो रिप्लाई आए, पहले तो गोल मटोल रिप्लाई करने की कोशिश किया, फिर उन्होंने कहा कि आप जा करके आर्काइव से निकाल सकते हो, फिर दिल्ली के अंदर लाइब्रेरी है आरबीआई के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर हैं, वहाँ से निकाल सकते हो। तो पुणे वाली आर्काइव और दिल्ली वाली आर्काइव दोनों से जब इनके दस्तावेजों की पड़ताल करके पूरे कागज़ वहाँ से जब लाए गए तो वहाँ से 2 कानून निकल कर के आए। एक आया कॉइनेज एक्ट 1906 और दूसरा आया पेपर करेंसी एक्ट 1882 और साथ में आईपीसी जो 1860 का है। ये इस तीनों से जो निष्कर्ष निकला, इन तीनों में जो इस पेपर करेंसी के बारे में, इस कॉइनेज की, इस कॉइन के बारे में जो लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहली चीज कॉइनेज एक्ट 1906 की लिखी हुई है कि जब भी हमारा जो 1 रुपया है, जब भी नोट छापेगा रिजर्व बैंक, यानी कि जैसे ये रुपया है, इसको हम करेंसी नोट बोलते हैं, ये 1 रुपये का नोट है, इसके ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, इसके ऊपर वो नहीं लिखा हुआ रिजर्व बैंक। जो इससे ऊपर का कोई भी नोट होगा इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, 2 रुपये का है, 100 रुपये का, जो भी है, 1 से ऊपर का भारतीय रिजर्व बैंक और इस पे ये 1 रुपया। अब रुपए के भी बहुत सारे ट्रेंड हैं, रुपए का भी बहुत सारा खेल है। अब मान लीजिए 1 रुपया तो ये है जो 1 रुपया कागज वाला है, 1 रुपया ये है जो 1900 ये कब का है, 2009 का है 1 रुपया। फिर 1 रुपया ये है 1 रुपी इंडिया 1891, ये भी 1 रुपया है 1891 का, और ये लिखा हुआ है 1 रुपी इंडिया 1942। अब इन सब पे 1 रुपया लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो ठीक है, 1891 वाले पे भी, 1942 वाले पे भी। तो जब हम इन चारों रुपयों को जब हम बैंक में लेकर के जाते हैं तो बैंक इनको 4 रुपए में कंसिडर करता है, इसको भी 1 रुपये में, इसको भी 1 रुपये में, इसको भी 1 रुपये में, इसको भी 1 रुपये में। और यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वर्मा जी हमारे लेकर के जाते हैं तो जस्टिस ए.के. पंथा और योगेश्वर दत्त, पता नहीं क्या नाम था उनका, है ना, ऐसा ही कुछ, तो उनकी खंडपीठ के पास जब वो लेकर के गए तो उनके पास उन्होंने जब पूछा भाई हमारे इन रुपयों में फर्क क्यों है, हमको ये बताओ। कॉइनेज एक्ट है 1906, ये हमको एक पूरी डिटेल देता है कि कोई भी कॉइन जब बनेगा या जब भी इस देश के अंदर करेंसी बनेगी तो उसके पीछे हम लोग बैक में क्या रखेंगे, अपने पास सिक्योरिटी क्या रखेंगे। क्योंकि पहले जो ट्रेड होता था वो सोने के जरिए होता था, बाद में ये करेंसी वाला मैटर लेकर के आए, यही रोथस्चाइल्ड वगैरह ने पूरा गेम खेला, बैंकिंग जो लेकर के आए। तो इन्होंने शुरुआत में ये कहा, शुरू में तो इन्होंने क्या किया, रुपए की जितनी वैल्यू थी, जैसे 1 रुपये की जो वैल्यू थी वो थी 11.961 ग्राम चांदी, इस 1 रुपया इतने का था। फिर 15 रुपये की एक मोहर होती थी, जो 1 तोले की मोहर थी, वो 15 रुपये की मोहर हो जाती थी। अब इसको इन्होंने मेंटेन करके रखा वैसे ही, ताकि लोगों के अंदर मतलब सिक्के का जो चलन है वो चालू हो जाए एक बारी। जैसे अभी आपने यूपीआई से पेमेंट किया तो यूपीआई आपके दिमाग में, ये डिजिट जो है ये आपके दिमाग में पैसा है। जैसे जो नई पीढ़ी है उसके दिमाग में वो मोबाइल में जो डिजिट है वही पैसा है, और जो हमारे वाली पीढ़ी है उसके दिमाग में ये जो कागज का टुकड़ा है ये पैसा है, और जो हमसे पहले वाली पीढ़ी है उसको ये मालूम है कि इस पैसे के बदले में सोना हमारा वहाँ पे रखा हुआ है रिजर्व बैंक के अंदर।
लेकिन कितना रखा है ये नहीं मालूम है। तो पेपर करेंसी एक्ट क्या कहती है कि जब भी रिजर्व बैंक पैसा छापेगा, जितना भी पैसा वो छापेगा, जितने भी नोट छापेगा, उसके बदले में उतने ही वैल्यू का जो सिक्योरिटी है, रुपया है, वो रख लेगा। रुपया मतलब सोना बराबर में, क्योंकि रुपया असल में मानक है, ये लेन देन का साधन है और ये बिना स्टैंडर्ड के नहीं चलेगा। तो इसका स्टैंडर्ड आज भी 1882 की पेपर करेंसी एक्ट, जो कि अभी तक वैलिड है, अभी उसको इन्होंने मतलब एक तरह से रिपील नहीं किया है उस कानून को, और वो कहता है कि 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना। इस टाइम पे जो आज के ये जो करेंसी नोट अगर हम लेके चलें, या ये जो बैंक नोट हम लेके चलें, तो लगभग 4800 रुपए के नोट के बराबर पड़ता है। कहने का मतलब है इन नोटों में जितना हम सोना 4800 रुपए में खरीदते हैं, उतना ही अगर हमारा ये रुपया वैध होता। इसको हम अवैध क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे 2 कारण है। सबसे पहला कारण एक है कि जो 1968 में इन्होंने वचनखंड बदला, उसका गवर्नर का वचनखंड बदला, तो किसी का भी एफिडेविट आप बदल नहीं सकते, कानूनन जुर्म है किसी का एफिडेविट बदलना, बल्कि खुद का एफिडेविट बदलना भी जुर्म माना जाता है। दूसरा जो इसके पीछे तर्क है वो ये है कि जब आज भी बैंकों में ये रुपए चलन में हैं और बैंक इनको लेने से मना नहीं कर रहा है, तो इनको दे क्यों नहीं रहा है? तो वो कहते हैं कि ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है और ये भी 1 रुपया है। तो जब ये सारे रुपए हैं और ये भारत के रुपए हैं और 1 रुपये में ही कंसिडर करता है बैंक, तो सबकी परचेजिंग वैल्यू बराबर होनी चाहिए। परचेजिंग वैल्यू इन 2 रुपयों की तो कोई परचेजिंग वैल्यू है ही नहीं है। इनमें तो टॉफी आती है एक आजकल के टाइम पे, इसके अंदर तो, और इनकी परचेजिंग वैल्यू इतनी है कि एक में 50 किलो गेहूं आ जाता है, एक के अंदर जो है वो 25 किलो गेहूं आ जाएगा। हाँ, प्योर चांदी का भी है, एक 100% चांदी है, एक 50% चांदी है, 91 वाला 100। तो बाजार में इनकी वैल्यू अलग है और बैंक में इनकी वैल्यू बराबर है। तो इसका मतलब है कि देश की जनता के साथ में फ्रॉड हो गया, और वो फ्रॉड धीरे धीरे करते करते वो यहां तक ले आए। जब 1911 के पेपर करेंसी एक्ट की तरफ जब नजर दौड़ाई, भारत का रुपया ये कैसे पता चलेगा? भारत का रुपया है ना उसी टाइम का, अब जाइए बैंक में लेकर जाइए, ये अंग्रेजों के टाइम का है ना, ये सरकार, अंग्रेजी सरकार लिखा नहीं है इसमें, क्या बैंक लेता है इसको, बैंक लेता है ना इसको 1 रुपये में। आप जाइए बैंक में लेकर के, 1 रुपये में लेगा, मना नहीं करेगा इसको। 1 रुपी इंडिया, अब वैसे तो पीछे लिखा, वैसे लिखा तो है 1 रुपी इंडिया। तो ये 1 रुपया, इसके ऊपर भी इतना ही लिखा है भारत, और इधर 1 रुपया। मतलब जितनी सत्यता इसकी है उतनी सत्यता इसकी है। अब जब हम इसको बैंक में ले गए, बैंक मान रहा है इसको कि ये रुपया है और वैलिड रुपया है, इस वक्त चलन में है। तो चलन में है तो इसका मतलब है 1882 का जो और 1906 का जो एक्ट है वो भी चलन में है, और मतलब इसका मतलब तो देश के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, इन्होंने डिवैल्यूएट कर दिया इसको। और डिवैल्यूएशन जो है रुपए की, नोट की या रुपए की जो डिवैल्यूएशन है, वो आईपीसी के अंदर कानूनन जुर्म है और इसके ऊपर आजीवन कारावास तक की सजा है। तो जब इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी कि भाई हम देख लेते हैं वाकई में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी कि नहीं पॉसिबल, तो उस प्रैक्टिकलिटी में ये सामने आया कि वाकई में आज जो दस्तावेज हैं, क्योंकि बैंक कहाँ अड़ाता है, जो नए इकोनॉमिस्ट है वो कहाँ अड़ाते हैं कि 1911 में पेपर करेंसी एक्ट या कॉइनेज एक्ट दोबारा से इन्होंने बना दिया, लेकिन पुराने वाले रिपील किए बिना बनाया। पहली बात कर ही नहीं सकते क्योंकि स्टैंडर्ड को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कल से जो है 1 मीटर बराबर 99.9 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब संसद में अगर आपने पास करे, स्टैंडर्ड को नहीं आप छेड़ सकते ना, संसद भी जो यूनिवर्सल होता है स्टैंडर्ड। तो उसमें जब 1911 के एक्ट के ऊपर जब आरटीआई लगाई गई और आरटीआई राष्ट्रपति तक लगाई, तो राष्ट्रपति ने जवाब में दिया कि संसद को, पार्लियामेंट को पावर ही नहीं है इसके ऊपर कानून बनाने की। तो वो इसको भी चैलेंज करना बाकी रहता है, बल्कि ये असल में तो उस आरटीआई से ही ये खारिज हो जाएगा, और जितने भी सांसद उसमें शामिल थे वो सारों को जेल होने वाली है 100%, जिस दिन देश की जनता को ये रुपए का खेल समझ में आया। उससे पहले हमने कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी। प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि हमने जिन लोगों से लोन की अदायगी नहीं हो पा रही थी, वो इतनी गरीबी में है कि उनकी ज़मीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कुछ भी अगर मान लो इस पोजीशन पर है कि बिल्कुल कुड़की होने वाली है और अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा है कुछ भी कुड़की के अलावा, वो हमको दो।
हम ये सारे दस्तावेज उसके साथ में लगा करके, अपने कागज़ लगा करके और बैंकों को हम लोग भेजते हैं। सुनील का भी एग्जाम्पल उसके अंदर एक शामिल है। तो फाइल लेके आया है, तो फाइल वो दिखाएगा, अभी फाइल दिखाई दे एक बारी। इनमें क्या हुआ कि जब हमने बैंक को ये कहा कि भाई हमको पता चला है कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड रुपए में ट्रेड किया है, तुमने हमको जो पैसा दिया वो असली रुपया नहीं था, क्योंकि मेरे असली रुपए की तो वैल्यू ये है और इसमें तो ये पूरा का पूरा खेल है। तो ये बैंकों को, ये कार लोन का एक का है, मतलब इसके टोटल कितने लोन थे? 4 लोन थे इसके। टोटल कीमत थी, इसमें दो है, हाँ। एक 8-29 का है, एक 6 का है। तो 14 लाख के लोन का ये डिटेल में है। इस 14 लाख के लोन की जो हमारी जो टोटल पेमेंट जो देनी बनती है बैंकों को, वो जब हमने इनके हिसाब से लगाया, ये 489 का नोटों के कूटकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 489 क ख ग घ अंक के अनुसार संज्ञेय अपराध है, जिसके लिए आजीवन कारावास तक का दंड निर्धारित है। तो ये जो रुपए में हमारी टोटल वैल्यू बनती है, इस 8,29,000 रुपए की जो वैल्यू आज के दौर में, जिस दिन ये चिट्ठी भेजी थी उस दिन का जो सोने का रेट है, उसके हिसाब से जो हमारे वैध रुपए में 169 रुपये 93 पैसे बनती है। तुमने जो हमारे साथ छल किया, फिर हमने इसके अंदर लिखा कि हमारे इतने रुपए काट करके बाकी का पैसा जो हमने किस्तों के रूप में तुमको दिया है ये हमारा वापस करो, और नहीं तो फिर हमको बताओ कि तुम अवैध रुपए में कारोबार करना चाहते हो। जब हमने बैंकों को आवेदन दिए, बैंकों की RTI लगाई, बैंकों से पूछा, ये सारे नियम, ये सारे लॉ हैं जो हमने इसके साथ अटैच किए हैं, तो ये बैंकों को हम भेज चुके हैं। और एक चीज़ और कल हुई, क्या हुआ, हाँ। मैंने इनकी FIR की थी। ये है एक लोन है हीरो फिनकॉर्प, ये हीरो कंपनी का। तो मैंने इसके कागज़ लगाए थे, इसका आवेदन लगाया था। तो जब आवेदन लगाया तो इसका जवाब काफ़ी दिन नहीं आया, तो मैंने FIR करी फिर कि भाई ये हमें परेशान कर रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं तो पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। 2 महीने के बाद कल इधर वसंत विहार दिल्ली से फ़ोन आया SHO का कि आपका क्या केस है। मैंने उनको बोला कि ये बैंकों का फ्रॉड का केस है, कि 420 के केस में फंस रहे हैं, वो हमें डिवैल्यूएटेड करेंसी पे लेन देन कर रहे हैं, और मैं तो भारत के कानून को मानने वाला हूँ, तो मैं तो फ्रॉड करेंसी पे लेन देन नहीं करूँगा। तो काफ़ी देर बहस करने के बाद वो बोला कि भाई ठीक है, तेरे को जो करना है कर, कोर्ट में चला जा, और जैसा मेरे पास जवाब बनता मैं दे देता हूँ। यानी उनको भी पता नहीं है इस मामले का। तो मैंने उनको यही बोला कि जो आपके तरफ से जो जवाब बन रहा है वो लिख के दो, तो मैं आगे की कार्रवाई अपने आप करूँगा फिर। यानी पहले हम सिविल सूट में जाएंगे, आवेदन कर रहे हैं, भाई बता दो, हम पेमेंट कर ले लो, और जब वो सिविल सूट से नहीं मान रहे तो फिर क्रिमिनल सूट में जाएंगे, क्योंकि 420 में फंस रहे हो। बैंक हमारे साथ 420 कर रहे हैं, ये हम उनको बोल चुके हैं, और बैंक इस बात को मानता है, क्योंकि जब ये चिट्ठी, जब तक हमने बैंक को नहीं भेजी थी, सुनील ने नहीं भेजी थी, तब तक बैंक वाले रोज तो इनको फ़ोन, मेरे साथ ही गाड़ी में हम लोग साथ रहते थे, पूरे हरियाणा में घूम रहे थे, तो 24 घंटे तो उनका फ़ोन आना, कभी एक लोन के लिए, कभी दूसरे लोन के लिए। अब हम लोग समाज का काम कर रहे हैं, तो फिर कमाई कब करेंगे, तो वो ऑब्वियसली सारा का सारा बैठ गया। लेकिन फिर बाद में हमारे पास ये दस्तावेज सारे के सारे हाथ आ गए। दस्तावेज हाथ आने के बाद हमने फिर इसका प्रैक्टिकल चलो कर ही लेते हैं, और उनको बोल दिया कि भाई ठीक है, हम देना चाहते हैं, आप हमारे को ये हमारे सवालों का जवाब दे दो। जैसे ही चिट्ठी बैंक के पास जाती है, मतलब बैंक का फ़ोन डे 1 ही आना बंद हो जाता है। मतलब रिकवरी वालों के पास खबर पहुंच गई, इसका मतलब आराम से उसी दिन उसी टाइम पहुंच गई कि इसको फ़ोन नहीं करना, बाकी किसी को भी फ़ोन कर लो। और तेरा कागज़ भी उल्टे आ गए थे। कौन सा कागज? नहीं, कागज तो नहीं आया। एक और था, ये दूसरा केस जो है इसका, मेरा एक बिजनेस लोन का है। उसमें सबसे बड़ी कमाल की बात ये हुई, पहले जो धमकी देता था बैंक वाले, वो प्यार से बात करने लगे। तो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई साहब, अगर बात पर्सनल होती तो विषय अलग था, बात बैंकिंग सिस्टम की है जो डॉक्यूमेंट बेस्ड है। मेरे पूरे घर की और ज़मीन के पेपर आपके पास हैं, यानी आप टोटल सिक्योरिटी में हो, क्योंकि मेरे को देने तो 9 लाख रुपए हैं, और मेरी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 19-20 लाख रुपए के आसपास है। यानी मैंने उनको बोला कि आपकी टोटल सिक्योरिटी में नीलामी करवा दो, करवा सकते हो तो मैं तैयार हूँ, अगर हिम्मत है तो करवा दो। लेकिन मैंने कुछ सवाल पूछे बैंक से, यानी सिस्टम से, पर्सनल मैटर नहीं है अपना कुछ भी। तो बैंक तो डॉक्यूमेंट बेस्ड काम करता है, मैं भी डॉक्यूमेंट का जवाब डॉक्यूमेंट्स में चाहता हूँ, और साफ साफ लिखा है कि मैं आपकी शर्तों पर ही कर्ज की अदायगी करूँगा, केवल जवाब दे दो। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया।
अब बोल रहे हैं कि यार मिल ले एक बार, जो पहले धमकी देता था बोल रहे मिल ले यार एक बार। कि बैंक मैनेजर है। अब ये सेटलमेंट की बात करेगा, मैं सेटलमेंट करूं, क्यों करूंगा? सेटलमेंट कर लूं कितने में भी या 0 पे करूं, तो वो तो फिर वो सिविल को तो वहीं वो जाना है। एनपीए करेगा उसको। सिविल खत्म होने वाला है तो सेटलमेंट में भी करेगा, और न ये हम इस तरीके से जाएंगे तो भी करेगा। तो हम कानून के हिसाब से जाएंगे, लेकिन कानून जब जो ये कह रहा है। कोर्ट में कवर होगा। एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट अपना हुआ है जनता सरकार मोर्चा का, वो ये हुआ है कि किसी का भी कितना ही बड़ा लोन है अगर, तो उस लोन की अदायगी को हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने एक किस्त भी अगर अदा की हुई है तो, अगर एक किस्त भी नहीं भी दी हुई है तो छोटे मोटे अमाउंट का क्या 8 लाख रुपए के 125 रुपए देना तो हमारे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम बैंक को सिर्फ चिट्ठी ये लिख रहे हैं कि तुम्हारा जितना रुपया बनता है उस रुपए के हिसाब से जितनी उसकी परचेजिंग पावर है उतनी ही परचेजिंग पावर हमारे वैध रुपए की इतनी रुपए की बनती है। तो आप लोग हमारे खाते से इतना रुपया काट लीजिए, हम उसका चेक भेज रहे हैं, बाकी एक भी रुपया उसमें से काटने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक हमारा ये मसला सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक बैंक इसका जवाब नहीं दे देता हमारे अकाउंट में से एक भी पैसा काटा तो तुम लोगों के ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिंपल। उसके बाद फिर बैंक ना तो पैसा काटता है, ना ही उसके बाद फिर कोई और कार्रवाई, फिर तो पुलिस की कार्रवाई, फिर धारा 80 का नोटिस, फिर दूसरी RTI जो FIR वो सब चलती हैं, फिर कागजी कार्रवाई। हमारा ज़मींदार या हमारा जो आम जो नागरिक है देश का, वो कहाँ फंसता है इस बैंकिंग सिस्टम के आगे कि जब बैंक वालों का फ़ोन आता है, एक तो वो डर जाता है कि पड़ोसी क्या कहेंगे, मतलब इज्जत बेइज्जती वाला जो पंगा है। दूसरा, उसको समझ नहीं है कि बोलना क्या है उनके आगे। और तीसरा, वो बैंक मैनेजर से जाके पर्सनल मिल लेता है। मतलब क्या करता है कि बैंक मैनेजर ने एक नोटिस दिया बंदे को, अब उसने क्या किया कि तुम्हारा इतनी किस्तें, तुम्हारी 3 किस्तें जो है वो टूट चुकी हैं, अब तुमको नोटिस भेज रहे हैं, या तो करवा दो नहीं तो तुम्हारा जो अकाउंट है वो NPA हो जाएगा। वो बंदा आकर के बैंक मैनेजर से मिल लेता है, बैंक मैनेजर को वो समझा देता है कि मेरा अभी नहीं है, मैं अगले महीने दे दूंगा। बैंक मैनेजर उसको फिर महीने भर का समय दे देता है, बैंक मैनेजर फिर से दूसरा नोटिस भेज देता है, वो फिर आके मिल लेता है, वो फिर समय ले लेता है। ऐसा करके वो साल 6 महीने निकाल देता है ऐसे ही। अब वो बैंक मैनेजर को कुछ भी लिखित में नहीं देता, हमारे वाला बंदा। बैंक मैनेजर सब कुछ लिखित में दे रहा है, पहला नोटिस भी, दूसरा नोटिस भी, तीसरा नोटिस भी। तो जब बैंक मैनेजर जाकर के कोर्ट में खड़ा होता है, बैंक जब कोर्ट में खड़ा होगा तो कोर्ट में दस्तावेज बैंक की तरफ से मिलते हैं, हमारी तरफ से एक भी दस्तावेज मिलता नहीं है। तो जो मालिक है, जो जमीन का मालिक है, उसके पास तो कोई कागज नहीं होता है। तो यहां पे फंसता है पहले नंबर पे, तो लिखित कार्रवाई नहीं करते हैं। दूसरी जहां फंसता है वो ये है कि अब सरफेसी एक्ट आ गया है। सरफेसी एक्ट के अंदर डीसी को परमिशन दे दी, डीसी को ये पावर दे दी गई है कि वो महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जमीन की कुर्की के आदेश दे सकता है। तो बैंक वहां पहुंचती, क्योंकि क्या होता है कि गूगल पे कितना सर्च हो रहा है, लोग कितने वीडियोस देख रहे हैं और कितने शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको पूरा जानकारी दे रहे हैं कि रुपए के ऊपर देश में जागृति आ रही है, लोग बात करने लगे हैं। तो वो अब धीरे धीरे इस रुपए को गायब करके डिजिटल करेंसी लाने की फिराक में है। CBDC, ई रुपया जो लेके आने हैं, CBDC के जल्दी से जो है आपके पास से ये जो करेंसी नोट है ये खत्म हो जाए। पहले 2000 का खत्म, फिर 5000 का, तो ऐसे करके, क्योंकि अगर करेंसी नोट रहेगा, अगर बैंक नोट रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि खेल क्या है रुपए का। अभी नवंबर में 500 का दिखाने वाले हैं, 500 का भी खा सकते हैं ये। तो 500 वाला खा गए तो उसके बाद में जो है वो आपको मतलब कोई लाभ दे देंगे। अभी इन्होंने मतलब ट्रिलियंस और ट्रिलियंस में रुपया छाप के रखा हुआ है, हर आदमी के खाते में लगभग 1 लाख रुपया ट्रांसफर करने वाले हैं ये, हर आदमी के खाते में, जितनी भी पॉपुलेशन है सबके खाते में। क्योंकि आगे क्लाइमेट के नाम पर या 2025 में कोई दूसरी बीमारी के नाम पर अभी आने वाले वक्त में लॉकडाउन लगने वाला है, ये तैयारी करके बैठे हुए हैं। और उसी टाइम जैसे ही वो लॉकडाउन लगेगा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा आपके काम चलाने के लिए। तो आपको कुछ भी परचेज़ करना है आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, ड्रोन आपके घर छोड़ के जाएगा। क्योंकि वैसे तो नोट से जो है वो बीमारी फैलती है, वायरस फैलता है, नोटों का इस्तेमाल नहीं करना है, आदमी का हाथ नहीं लगेगा, ड्रोन छोड़ के आएगा। आपको इस तरह का माहौल बनाएंगे ये, तो वो असली माहौल है बेसिकली आपको घरों में रखना और ऑनलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, चाहे उसमें वर्चुअल रियलिटी को प्रमोट करना है, डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना है, सब कुछ घर बैठे करने को प्रमोट करना है, आपकी काम धंधे को चौपट करना है, आपके बाज़ार को चौपट करना है, पब्लिक में आपकी अपीयरेंस को ख़त्म करना है, पब्लिक में अगर सरकार के विरोध में अगर आपकी बातें जा रही हैं, सरकार को अगर नुकसान हो रहा है तो उनकी सभाओं को रोकना बेसिकली।
असली पर्पस ये है, क्योंकि सरकार वाली सभाएं तो कोरोना के टाइम पे भी नहीं रुकी थी, वो तो चल रही थी पूरा दबा के। तो ये तो है इनका डिजिटल करेंसी लाने का प्लान। तो इसमें हम लोग लगभग कर्ज मुक्त हम हर व्यक्ति को कर पा रहे हैं, जितने भी अभी लोग आए हैं। हालांकि इसका परिणाम क्या निकलेगा अभी? जो मान लो आपको नोटिस आना बंद हो गया या बैंक ने अप्रोच करना बंद कर दिया कलेक्शन टीम ने। देखो पहले जो आ गया हम अटैक डिफेंसिव मोड में आ गए कि भाई हम बच गए, कि हमारा जो टॉर्चर था वो खत्म हो गया। जैसे ही उनकी तरफ से प्रेशर आना बंद हो जाता है तो हम क्रिमिनल सूट पे जाते हैं, एफआईआर करेंगे, धारा 80 का नोटिस आएगा। क्रिमिनल सूट पे जैसे ही उसकी सुनवाई होगी तो फिर वो निकल के आएगा कि भाई ऐसा काम क्या है, तो फिर वो फंसते हैं कि ये डिवेल्यूएशन ऑफ द करेंसी का काम कर रहे हैं, पुट करने की बात कर रहे हैं, तो फिर 420 के केस में फंसता है बैंक, फिर कोर्ट में बात आएगी। हमारे को एनओसी मिलेगी 100%, लेकिन वो मिलेगी कहाँ? किसी केस में मिली है? नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ अभी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अगर 1-2 केसेस होते हैं तो बैंक को जो कोर्ट है वो स्पेशल निर्देश देता है। हमने 1-2 केसेस किए थे जो बड़े लेवल पर पहुंच गए। 2017 में हमने एक एग्जाम्पलरी कोर्ट केस करने की कोशिश की थी, बोलेरो गाड़ी का एक केस था 6 लाख रुपए का। उसमें क्या हुआ, कोर्ट तक पहुंच गया वो बाय चांस, और कोर्ट में जाते ही कोर्ट ने तारीखें देना बंद कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने बैंक को बुला करके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी, किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति का ये केस वापस आपको बाहर ही सुलझाना पड़ेगा। तो बैंक ने आकर के मालिक को इतना बोला, भाई तुझे पैसे देने हैं ना देने हैं, ना दे, तेरे को और पैसे चाहिए और ले, लेकिन ये केस उठा ले। तो उसको कोर्ट ने बाहर ही मैनेज कर लिया, बेसिकली बैंक ने बाहर ही मैनेज कर लिया, उसको कोर्ट में चलने ही नहीं दिया। क्योंकि कोर्ट में अगर ये मुद्दा चलता है तो कोर्ट को आदमी के फेवर में देना पड़ेगा, बैंक यहां फंसता है, पूरा रिजर्व बैंक फंसता है। अब किसी को भी नहीं मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट संस्था है और ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है जो कि रॉथस्चाइल्ड उसको संभालता है। तो यानी पूरा का पूरा गेम, यानी कि पूरा सिस्टम ये है। अभी बैंगलोर हाई कोर्ट का एक आदेश आया था जिसके अंदर उसने कहा था कि बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है, 2019 का वो आदेश है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि बैंकिंग जो है, बैंक में काम करने वाले लोग सरकारी नहीं है, ना बैंक की कोई प्रॉपर्टी, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में बैंकों के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमको तो लोन देते हैं वो बैंक मकान बनाने के लिए, हमको तो लोन दे रहे हैं फैक्ट्रियां खोलने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, और अपना उनके पास 1 गज भी जमीन नहीं है, कहीं पर भी 1 ईंट तक नहीं लगाया। इसका मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम को मालूम है कि हम लोग भागने वाले हैं जब जैसे ही देश को पता चल जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एनओसी तो हमको मिलेगी 100%, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितने लोगों को इसमें जगा पाएंगे। तब तक जब हम लोग सारे जाग जाएंगे, जब सारे गांव के गांव जाकर अगर कोर्ट में खड़े होंगे तो बैंक को सुनवाई करनी पड़ेगी ना, उसको कोर्ट को सुनवाई करो, कागज हमारे फेवर में है एक, क्योंकि कोर्ट में दलील से ज्यादा कागज चलते हैं, डॉक्यूमेंट को नहीं झुटला सकते, और सरकारी डॉक्यूमेंट है तो फिर तो कहानी ही अलग है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस में रहते हैं। अच्छा, ये तो कह रहा है विकिपीडिया पे कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। हालांकि शुरू में निजी तौर पर स्वामित्व में था, पर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब से यह पूरी तरह से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, GOI के स्वामित्व में है। तो ये तो पूरी तरह विकिपीडिया और गूगल और फेसबुक सब इसी गेम प्लान के हिस्से हैं। आपको ये वही फीडिंग दे रहा है। हमारे पास तो पूरे दस्तावेज है, यहां तक कि इसके स्टेक होल्डर कौन कौन है, इसके मालिक कौन कौन है, शेयर होल्डर कौन कौन है, उनके भी दस्तावेज है, उनकी भी लिस्ट है पूरी की पूरी। अब ये बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है, मतलब ये बड़े लेवल पर खुलासा होगा। ये तो अब आज की जनरेशन को आप बोलने लगोगे, आज की जनरेशन के लिए तो इन्होंने बहुत सारे कानून ऐसे निकाल के दिए हुए हैं, ये लोग फंडामेंटल कानूनों को थोड़ी बदल देंगे। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल दिखाएंगे नहीं, यहाँ पे दिखाएंगे थोड़ी ना, गूगल पे थोड़ी, विकिपीडिया पे थोड़ी देंगे आपको जानकारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक भारत की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। जो 200 टन सोना 2014 में इंग्लैंड गया था, उसके पीछे क्या कारण दिया आरटीआई में मालूम है? जो जियोपॉलिटिक्स है, नवनीत चतुर्वेदी ने जो किताब लिखी थी जियोपॉलिटिक्स, जिसके अंदर वो ये बता रहा है कि जो 200 टन सोना जो इंग्लैंड भेजा, उसमें भारत सरकार ये कहती है, और इंग्लैंड से जो आदेश आया वो ये आया कि सिक्योरिटी रीजन से वो पैसा वहाँ भेजा गया है।
रिजर्व बैंक का पैसा है ये। पैसा मतलब सोना, 200 टन सोना। सिक्योरिटी रीजंस मतलब रिजर्व बैंक का एक्चुअली हेड ऑफिस जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड ही है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मुख्य शाखा ने अपना रुपया वहां मंगा लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सारा रुपया वहां मंगा लिया। अब हमको ये मालूम भी नहीं है कि आपका कितना पैसा वहाँ, लाखों टन मतलब सोना जो है वो इंग्लैंड लेकर गए थे जिस टाइम पे ये रिजर्व बैंक बनाया था इन लोगों ने। तो 1947 में देश छोड़कर 1934 के बाद मतलब वो करेंसी जब इंग्लैंड वाले बोले कि अंग्रेज़ बोले कि हम लोग अपनी करेंसी लेकर के जा रहे हैं, तुम लोग अपनी छाप लेना, तो जो अपनी करेंसी वो लेकर के गए उसके साथ में वो अपना सोना भी लेकर के जो उसके बैक एंड पर रखा था, उसकी बैकिंग के लिए रखा, सब कुछ लेकर के चले गए। यानी वो जो लूट थी वो लूट आज भी जारी है। जिस टाइम पे की बात हम कर रहे हैं, मुझे 1980 के दौर का भी मालूम है, उस टाइम का भी मुझे याद है जब हम देखते थे 80 के दशक में कि हमारी जो दादी थी उनके पास में सोना और चांदी दोनों होता था और खूब होता था। मतलब पैरों में तो चांदी ही चांदी थी, ऊपर सोना ही सोना होता था। आज किसी के पास सोना नहीं बचा है, सारे खेत कर्जे पे जा चुके हैं, मकान कर्जे पे है, गाड़ी कर्जे पे है, आपका पशु कर्जे पे हैं, आपका ट्रैक्टर कर्जे पे है, आपका क्रेडिट कार्ड अगर बना हुआ है तो आपके कपड़े तक कर्जे पे हैं क्रेडिट कार्ड से जो खरीद रहा है। यानी आज हर बंदा कर्जे पे है और बैंक पैसे पे पैसा छापता जा रहा है, उधर से पैसा छपता जा रहा है, उधर से इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। वो कहेंगे आज डॉलर के मुकाबले 80 रुपये हो गया, आज डॉलर के मुकाबले 81 हो गया, आज फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये चलता रहेगा। ये डॉलर के मुकाबले कैसे हो सकता है? मतलब अगर गोल्ड को ध्यान से दिया जाए, अगर परचेजिंग पावर रखी जाए तो परचेजिंग पावर थोड़ी ना कम या ज़्यादा हो सकती है उसकी रुपए की, लेकिन इसी को छुपा दिया गया लोगों से कि ये मानक है, ये स्टैंडर्ड है, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, इसका एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या है, यही नहीं पता है लोगों को। और लोग पीछे भाग रहे हैं इन मतलब बैंक नोटों के पीछे। नोट नहीं है ना असली पैसा, ये असली पैसा गोल्ड है ना। ये सवाल ही आरटीआई के लिए थे जो पहला था। फाइनेंस कंपनी जिस रुपए के लेन देन की बात करती है उस रुपए की धातु मानक स्टैंडर्ड क्या है, कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे करके ये 9 सवाल है जो आरटीआई हम डालते हैं, जो किसी कोई बैंक के पास, आरबीआई के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसमें अभी आपको क्या करना है, अभी अगर आपको ये लगता है कि इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकली किया जा सकता है, तो जितने अपने लोग हैं, जितने भी अपने सर्कल में हैं, जहाँ भी हैं पूरे इंडिया में जहाँ लोग हैं, उन सबको एक ही खबर करनी है कि भाई कोई ऐसा बंदा अगर आपको लगे समाज के अंदर जो अपने समाज का है और नेक अच्छा आदमी है और वो कर्जदार है और उससे कर्ज का भुगतान नहीं हो रहा। देखिए हम लोग आनंद लेने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। अगर आप वाकई में परेशान हैं और आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब बैंक कह रहा है कि तुम्हारी जमीन की कुड़की होने वाली है, तुम्हारे मकान की कुड़की, तुम्हारा ट्रैक्टर उठा के ले जाएंगे, तुम्हारा कुछ, तो हमको दो डॉक्यूमेंट, तुम्हारा ट्रैक्टर उठा ले तो हमको बोल देना। आपका घर कुड़की नहीं होने देंगे, फैक्ट्री कुड़की नहीं हो, तो वो रुक गया तो सबसे बड़ी राहत हो गई। बात ये उसके बाद लेके भी आएंगे, जीत के भी आएंगे। फिर अगर आज हम बैठे हैं 16 तारीख में, 18 तारीख को अगर नीलामी है तो भी नहीं होगी नीलामी, तो भी नहीं करने देंगे। मतलब महीने भर का टाइम मिल जाए फिर तो बात ही अलग है। महीना 2 महीना पहले जैसे ही चिट्ठी आती है, कोई कुड़की की चिट्ठी आती है, तभी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं भी आती है, टाइम के टाइम भी पता चलता है। मतलब बहुत केसेस ऐसे हुए, जैसे हमारे एक मित्र थे पुणे में, उनका 1.25 करोड़ का केस था। उनका घर पे नीलामी करने, ताला लगाने के लिए आए हुए थे, वापस जाना पड़ा उनको। जब डॉक्यूमेंट दिखाए उनको कि तुमको ये कागज़ भेजे हुए हैं, पहले इनका जवाब दे दो, उसके बाद कर लेना, हम कब मना कर रहे हैं। यहीं पे फंस जाते हैं हम, क्योंकि पेपर की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है इस टाइम पे। तो वो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं। इसमें जो पूरा सिस्टम है इंटरनेशनल, उसमें एक ही चीज़ क्लियर है, या तो बैंक आपको खाए, क्योंकि बैंक सब कुछ बैंक के पास आता है, नहीं तो बैंकों को आता है। इसके अलावा कोई समाधान ही नहीं।